बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, जो वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है ये हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। आज इस लेक्चर में हम उसके पहले 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 3 फैक्टर्स। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, उर्दू में हम इसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। आप जानते हैं कि वाटर जो है ना, वाटर इज अ लाइफ, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। हमारी बॉडी ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल, और इक्वेटिक लाइफ यानी समंदर में, दरियाओं में जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स की सूरत में, एनिमल्स की सूरत में, दैट डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट दैट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी काइंड ऑफ लाइफ। अब ना ड्रिंकिंग वाटर में खास तौर पर उसकी बात करूंगा। हमारे पास 2 तरह का पानी मौजूद है, एक सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर। यानी एक वो पानी जो जमीन के ऊपर मौजूद है, लेक्स की सूरत में, स्ट्रीम्स की सूरत में, और एक वो पानी जो जेरे जमीन है। अब ये दोनों तरह का पानी हम इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों तरह का पानी जो है, इसको आलूदगी का खतरा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनकी वजह से पानी की आलूदगी का सामना है। और यही वो आलूदा पानी है जो एनिमल्स में, प्लांट्स में, इक्वेटिक एनिमल्स, ह्यूमंस, इनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बनता है। माय डियर स्टूडेंट, अब जो नई ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 50% से ज्यादा जो बीमारियां हैं ना, उसकी वजह ये आलूदा पानी है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है, ये बहुत ज्यादा, वाटर बॉर्न डिजीजेस वो एक अलग से टॉपिक है। हम ऐसी बीमारियां पढ़ते हैं जो आलूदा पानी की बदौलत पैदा होती है। आज के टॉपिक में जो हमारी डिस्कशन होगी वो क्या है? वो है कि हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो पानी की पोल्यूशन का बायस बनते, जो पानी की आलूदगी का बायस बनते। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं 3 उन फैक्टर्स की बात करूंगा जिसमें मेरे पास ये लाइफ स्टॉक वेस्ट है, मेरे पास ऑयल स्पिलेज है, और मेरे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स है। इस लेक्चर में हम इन 3 को पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, रिमेनिंग जो 3 है फैक्टर्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आगाज किससे करते हैं? लाइव स्टॉक वेस्ट। व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक से मेरी मुराद है वो जानवर जो हम घरों में पालते हैं। मसलन इसमें आपके पास गाय है, भैंस है, इसमें आपके पास ऊंट है, भेड़, बकरियां, ये सब की सब चीजें, ये सारी की सारी लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक वेस्ट से क्या मुराद है? बुनियादी तौर पर लाइव स्टॉक वेस्ट से मुराद 2 चीजें हैं, एक गोबर और दूसरा इनका यूरिन, पेशाब। इनको हम लाइव स्टॉक वेस्ट इसकी बात करते हैं। ये जो लाइव स्टॉक वेस्ट है ना, ये आलूदगी का बायस, वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। इन चीजों को जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। लाइव स्टॉक वेस्ट हम क्या करते हैं? या तो हम इसे ओपन लैंड पर फेंक देते हैं, खुली जमीन के ऊपर, हम ओपन लैंड, वहां पे आप इसको डंप कर देते, या डिस्चार्ज इनटू सीवेज, कैनल और रिवर्स। हम क्या करते हैं? हम जानवरों का गोबर, जानवरों का जो पेशाब वगैरह है, या उसको ओपन लैंड में डंप कर देते हैं, या हम इसको सीवरेज में, हम इसको कैनाल्स में, हम इसको रिवर्स उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं। अब दूसरी बात, ये जो है लाइव स्टॉक वेस्ट पोल्यूट्स वाटर, सरफेस वाटर भी, ग्राउंड वाटर भी, दोनों तरह का, पोजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये जो आपके पास लाइव स्टॉक वेस्ट है, इसमें केमिकल्स और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ये पानी में हो जाती है, जिसकी वजह से ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। ये ना सिर्फ सरफेस वाटर उसको आलूदा करता है, बल्कि ये ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करता है। माय डियर स्टूडेंट, chemicals and bacterial contents in livestock waste can contaminate water and cause
इन्फेक्टियस डिजीजेस जिसमें डायसेंट्री है, टाइफाइड है और हेपेटाइटिस है। इनको याद रखना है। ये वो इन्फेक्टियस डिजीजेस हैं जो लाइव स्टॉक वेट से आलूदा पानी की बदौलत होती है। ये वो डिजीजेस है। इसमें डायसेंट्री क्या है? डायसेंट्री को हम ना पेचस, बल्कि मैं कहूंगा ब्लडी स्टूल, यानी पेचस के साथ साथ जो खून आता है, दैट इज द डायसेंट्री। सेकंड इज टाइफाइड, मियादी बुखार, यानी वो हम कहते हैं ना कि इसको दिन का बुखार है, ये इसका रात का बुखार है, इतने दिनों के बाद इसको बुखार हो जाता है, टाइफाइड। एंड द थर्ड वन इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस तो अब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस हैं। अब ये हेपेटाइटिस उर्दू में कहते हैं वर्मे जिगर, जिगर का वर्म, वर्म कहते हैं सूज, जिगर का सूज जाना, स्वेलिंग ऑफ लिवर, दैट इज। जहां भी ITIS आता है ना, हेपेटाइटिस, ITIS, तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग, सूजना। तो हेपेटाइटिस ये आजकल ये बहुत ज्यादा ये बीमारी चली हुई है और ये बड़ी तादाद में लोगों को ये मौत का बायस बन रही है। ये जो है डायसेंट्री है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सारी की सारी ये लाइव स्टॉक वेस्ट की वाटर में कंटेमिनेशन की बदौलत पैदा होती है। माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड फैक्टर इज ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज, पहले कुछ मैं आपको ना पॉइंट एक एक पॉइंट करके आपको बात समझाता जाता हूं। ऑयल स्पिलेज, ऑयल का बह जाना कैसे, इसको हम देखते हैं। पहले तो आप पेट्रोलियम की बात करें, चैप्टर 7 में हम डिस्कस करके आए स्टूडेंट, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उसकी शक्ल दोनों। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली द हाइड्रोकार्बन्स। आमतौर पर कहा जाता है कि पेट्रोलियम में ना C1 से C40 तक डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। तो पेट्रोलियम इज अ कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम में मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम इज यूज्ड एज फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, रबर एंड मेनी मोर। ये तो आप जानते हैं ना, ये पेट्रोलियम या ये फ्यूल की सूरत में पेट्रोल की आप बात करते हैं, गैसोलीन की बात करते हैं, आप केरोसिन ऑयल की बात करते हैं, ये बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है। और इस तरह आप पेट्रोलियम की मदद से डिफरेंट, इनको स्टार्टिंग मटेरियल लेकर आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका मतलब पेट्रोलियम है क्या और पेट्रोलियम के यूजेस क्या है। पहले तो आप इन दो बातों को ऑयल स्पिलेज वाले टॉपिक में, पहले आपको पेट्रोलियम का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है उसको जरा देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज। अब इसको भी याद रखना है, सी वाटर, समुद्री पानी, ये पोल्यूट हो जाता है एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स और लीकेज फ्रॉम, कहां से? कार्गो ऑयल टैंकर इन सी, टैंकर ट्रक्स, पाइपलाइन लीकेज ड्यूरिंग ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। ये एक्सीडेंटली इन जराए से जो ऑयल लीक हो जाता है, स्पिल्स होता है। तो इनको देख लें। पहली बात मैंने क्या कही? मैंने कहा कि ये जो कार्गो ऑयल टैंकर इन सी है, इन कार्गो ऑयल टैंकर इन से ये जो ऑयल है ये सतह समंदर पर फैल जाता है। दूसरा आपके पास मेन जो आ रहा है, पाइपलाइन लीकेज ड्यूरिंग द ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। तो ये ऑफशोर एक्सप्लोरेशन हो रही है जिसके दौरान ये पाइपलाइन, यहां से ऑयल बह रहा है। फिर आपके पास लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, ये अंडरग्राउंड जो स्टोरेज टैंक्स है इससे भी लीकेज है। और ये सब वो चीजें हैं जिसकी वजह से ऑयल जो है वो सी वाटर उसमें कॉन्टेमिनेट हो रहा है, या ये जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर उसमें शामिल हो रहा है। ये वो डिफरेंट जराए हैं, सोर्सेज हैं जिसमें समंदरी पानी के अंदर ऑयल मिक्स होता है। अब नेक्स्ट, हजार्डस इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इनके नुकसानात क्या हैं? अब इसमें पहली बात, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
अभी मैंने आपसे कहा ना कि पेट्रोलियम इज अ कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और इनमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से वेरी गुड, मैं आपको जस्ट याद करवा रहा हूं ना। ये स्टूडेंट आपके पास बेंजीन है, अगर दो बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज करवा दो, नाउ दिस वन इज कॉल्ड द क्या है, नेफ्थलीन। तीन करवा दो, दिस वन इज कॉल्ड द एंथ्रासीन। अगर आप इस तरह इनको तीन को करवा दे, नाउ दिस इज कॉल्ड फिनेंथ्रीन। इसके अलावा ये भी आपके पास, ये मुख्तलिफ में जो आपके सामने, ऑल दीज आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये लफ्ज आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मेरी मुराद क्या है। तो ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने शो करवाए, दीज आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मीन कैंसर काजिंग, ये कैंसर का बायस बनते हैं इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। यहां तक के बहुत कम मिकदार में भी ये कैंसर का बायस बनते हैं, बहुत कम मिकदार में, मामूली मिकदार इनकी भी जिस्म में कैंसर का बायस बनती है। मैरीन ऑर्गेनिजम्स आर severely affected by soluble aromatic fraction of oils. मैरीन ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, वो शदीद तरीन अफेक्ट होते हैं इन सोल्यूबल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे, और जो फ्रैक्शन जो ऑयल के अंदर मौजूद है। अब ऑयल के अंदर कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, कुछ हैं जो सॉल्युबल इन वाटर हैं। जो सॉल्युबल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन ऑफ ऑयल है, वो मैरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह। माय डियर स्टूडेंट, ब्लॉकेज ऑफ लाइट बाय ऑयली लेयर, एक तो बात ये होगी ना कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और बाज दफा दे आर सच अ थ्रेट टू द एक्वेटिक एलिमेंट दैट दे कॉजेस देयर डेथ, ये उनकी मौत का बायस बनते। ब्लॉकेज ऑफ लाइट बाय ऑयली लेयर। अब देखो, समंदर के पानी के ऊपर ऑयली लेयर आ गई, अब समंदर के अंदर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है। वेजिटेशन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए और चीजों के साथ साथ लाइट चाहिए। अब क्या हुआ, अब ऑयली लेयर की वजह से अब लाइट की जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो गई, अफेक्ट होगी। अब जब लाइट प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं होगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। एक और भी चीज है, और वो क्या है, ये जो इक्वेटिक लाइफ है ना, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जहां पे फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो रही है, सीज कर रही है, वहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। और ये दोनों चीजें किस तरफ इशारा है, ये दोनों चीजें डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन लाइफ की तरफ इशारा है। माय डियर स्टूडेंट, दो चीजें, ब्लॉकेज ऑफ लाइट बाय ऑयली लेयर, ऑयली लेयर की वजह से अगर सतह समंदर वो ब्लॉक हो गई तो फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट सीजेस, फोटोसिंथेसिस रुक गई। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिक्रीज्ड, तो पानी में डिसॉल्व, साफ जरा फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। दो तरह से ना, जो सी वाटर है उसमें ऑक्सीजन दो तरह से अब्सॉर्ब होगी, एक तो एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन, और दूसरी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, और वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और साथ ही साथ ऑयली लेयर बनने की वजह से पानी का एयर से कांटेक्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब पानी हवा में से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। दोनों सूरतों में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर में कम होती जाती, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाती। माय डियर स्टूडेंट, ये वो प्रॉब्लम्स थे दो ऑयल स्पिलेज की वजह से आए। तीसरी जो चीज है वो हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये एफ्लुएंट्स क्या है। देखो, एफ्लुएंट्स का मतलब होता है, एफ्लुएंट्स मीन लिक्विड वेस्ट, या आप इसे कह सकते हैं सीवेज
discharged into river और sea। ये ना मैं आपको, यानी effluents मीन बहता हुआ, बहता हुआ। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट effluents, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बह रहा है, बहाव रखता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको जरा डिटेल से हम देखते हैं। मैं ना आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स जो है इसको ना डॉट्स की, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक और पॉइंट, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स की सूरत में मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात, हम उन इंडस्ट्रीज को पढ़ना चाह रहे हैं, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ, जहां मेजर प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। पहले ये बात देखें, यानी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैव सम बाय प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट एफ्लुएंट्स अलोंग विद मेन प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी इंडस्ट्री? लेदर टैनरीज, लेदर टैनरीज यानी वो इंडस्ट्री जहां पे हम चमड़े से खाल बनाते हैं, टैनिंग होती है। फर्टिलाइजर, खाद, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प एंड पेपर बोर्ड, रबर प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स एंड मैनी मोर। ये मैं दोबारा इनको याद करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा लेदर टैनरीज, मैंने बात की फर्टिलाइजर्स की, ऑयल रिफाइनरीज की बात की, मैंने बात की पेट्रोकेमिकल्स की, मैंने टेक्सटाइल की बात की, टेक्सटाइल जहां पे कपड़ा वगैरह बनता है, मैंने पेपर पल्प एंड पेपर बोर्ड्स की बात की, मैंने आपके सामने रबर प्रोडक्ट्स की बात की, मैंने आपके सामने एग्री केमिकल्स की बात की। इनके अलावा और भी बड़ी इंडस्ट्री, ये वो हैं जिनमें मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट एफ्लुएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वो फैक्ट है। सिर्फ ये नहीं है, और भी हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो वेस्ट एफ्लुएंट्स वो प्रोड्यूस कर रही है, बेतहाशा प्रोड्यूस कर रही है, और यही वो वेस्ट एफ्लुएंट्स है जो वाटर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। अब दूसरी बात, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज इन मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हीट, स्मोक, सॉलिड, ये वाटर जो है हमारे पास, वाटर एफ्लुएंट्स, वाटर वेस्ट एफ्लुएंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास है कि वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज, केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये जो इंडस्ट्री से हमारे पास वेस्ट आ रहा है, एक तो प्रोडक्ट तो चला गया ना, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, अब इस वेस्ट में कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो वाटर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, जो लाइफ के लिए थ्रेट्स हैं। अब उनको देखें। उसमें स्टूडेंट ये याद रखने आपने, उसमें एक तो आपके पास हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाईली टॉक्सिक, इंतहाई जहरीले, खतरनाक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैवी मेटल्स याद करनी है, ये बाज़ दफा वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं वो कौन सी हैवी मेटल्स हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स में मौजूद है। इसमें कौन सी है? लेड है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। दीज आर हैवी मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। दो बातें हो गई, एक हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, ऑयल्स एंड ग्रीसेस और फिर मिनरल एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट, ये वो केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में मौजूद हैं। अब दीज केमिकल्स दे कंटेमिनेट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ये सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, जेरे जमीन पानी और जमीन की सतह के ऊपर पानी, दोनों तरह के वाटर उसको आलूदा करते हैं एंड काजेज इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। और ये एनवायरमेंट की ये बात समझने वाली है, इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। अल्लाह ताला ने ना एनवायरमेंट को, ये कुदरत ने एनवायरमेंट को ये सलाहियत दी है कि एनवायरमेंट अपनी डिग्रेडेशन करती रहती है, या जहां कहीं भी से भी कोई डेफिशिएंसी होती है ना,
वो जो लाइफ साइकिल्स हैं उस डेफिनेशन को तवातर के साथ उसको पूरा करते रहते हैं, और यूं वो डिग्रेडेशन रिवर्सिबल होती रहती है। लेकिन अगर डिग्रेडेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि नेचुरल प्रोसेसेस भी उसको पूरा ना करें, दैट इज द इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन। यानी हम जमीन के ऊपर मुख्तलिफ फसलें बोते थे, अब वो जब वो जो फसल है वो जमीन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेती है, तो फिर हम खाद के जरिए या फितरत जो नेचर है वो मुख्तलिफ जराए से उन न्यूट्रिएंट की जो डेप्लीशन है, उनकी जो कमी है, उसको दोबारा पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर इतनी ज्यादा कमी हो जाए कि नेचुरल सोर्सेज से वो कमी दोबारा पूरी ना हो सके, रिवर्सिबिलिटी ना हो सके, दैट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स का, हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या ऑयल एंड ग्रीजेस का, मिनरल एसिड्स का, इनकी वजह से दे कॉजेस द इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसको देखते हैं। ये भी अक्सर स्टूडेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। ये जो हैवी मेटल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स में इनके लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर, प्लांट्स पर, इक्वेटिक लाइफ पर क्या असरात हैं, हजारस इफेक्ट्स क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहली बात, दीज हैवी मेटल्स आर हाईली टॉक्सिक। ये तो पहली बात है। दे डू नॉट हैव एनी सेफ लिमिट, इनकी कोई सेफ लिमिट नहीं है। दे कॉजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें अनीमिया है। अनीमिया हम कहते हैं ये खून की कमी जो है ना, उसको हम अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स वगैरह उसकी जो डेफिशिएंसी, वो अनीमिया में आती है। किडनी डिजीजेस, किडनी गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां, नर्वस डिसऑर्डर, ये जिसमें खासतौर पर आप भुलक्कड़पन, हम चीजों को भूल जाते, या वो जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें आप वो राशे की बीमारी नहीं, जिसमें हाथ वगैरह कांप रहे होते हैं, और इस किस्म की कई बीमारियां। सिमिलरली वी हैव द हाई ब्लड प्रेशर। ये वो मुख्तलिफ डिजीजेस हैं जो हैवी मेटल्स की वजह से होती है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने ना वाटर पोल्यूशन, उसके 6 में से 3 फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 3 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।